हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज का हमारा टॉपिक क्या है? सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, तो हमने इसके पहले फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस को पढ़ा है, जीरो ऑर्डर रिएक्शंस को भी देख लिया। ठीक है, अब देखेंगे सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस क्या होता है। कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं कि दैट सर्टेन रिएक्शंस एक्सपेक्टेड इज ऑफ हायर ऑर्डर। ठीक है, ऐसा लगेगा कि वो रिएक्शंस एक हायर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन शो कर रही है, बट ऑब्जर्व ये होता है कि दैट रिएक्शंस फॉलो द फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, तो हायर ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस होगा ऐसा लगेगा, बट एक्सपेरिमेंटली दैट रिएक्शंस फॉलो द फर्स्ट ऑर्डर। ऐसी रिएक्शंस को हम बोलते हैं सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, अब जैसे कि फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल लेते हैं कि हाइड्रोलिसिस ऑफ मिथाइल एसीटेट। ठीक है, मिथाइल एसीटेट यानी क्या? CH3COOCH3। ओके, अब इस मिथाइल एसीटेट को अगर हम वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो यहां पर हमें दो प्रोडक्ट्स दिखाई देंगे। ठीक है, वो दो प्रोडक्ट्स क्या हो सकते हैं? वाटर यहाँ पर क्या देगा? HOH, इस तरीके से। ठीक है, तो इस्टर में यहाँ पर ये जो मिथाइल ग्रुप है इस तरीके से अगर इसका बॉन्ड क्लीवेज करते हैं तो CH3 जो कि अल्कीन है, ठीक है, ये किसके साथ अटैच होगा? यहाँ पर OH के साथ। कार्बोक्सिलेट आयन दैट इज एक्वायर नेगेटिव, दिस अल्कीन एक्वायर पॉजिटिव चार्ज। तो इसका रिएक्शन किस तरीके से होगा कि एसिटेट आयन जो है वो यहाँ पर हाइड्रोजन से और मिथाइल ये हाइड्रोक्सिल आयन से रिएक्ट होगा। ठीक है, जो कि वाटर मॉलिक्यूल प्रोवाइड कर रहा है, तो आपको करस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट क्या मिलेगा? यहाँ पर CH3COOH। ठीक है, यानी एसिटिक एसिड मिलेगा, एंड सेकंड प्रोडक्ट इज दैट CH3OH। ओके, अब ये रिएक्शन हुआ। इस रिएक्शंस में अगर हम रेट लॉ यूज करते हैं तो उस रेट लॉ के हिसाब से क्या मिलेगा कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ओके, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब यहाँ पर रिएक्टेंट क्या दिखाई दे रहे हैं? एक तो था कि मिथाइल एसीटेट दैट इज CH3COOCH3, और सेकंड हमने क्या लिया है यहाँ पर? वाटर। ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी को अगर इक्वालिटी में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पर कांस्टेंट रखेंगे, दैट इज R इक्वल्स टू K, इसको हम रेट कांस्टेंट कहते हैं। तो CH3COOCH3, ठीक है, इनटू कंसंट्रेशन ऑफ यहाँ पर मिलेगा H2। ओके, अब यहाँ पर ये जो रिएक्शंस हैं ये हायर ऑर्डर लगेंगी। जैसे कि मान लो कि अगर दोनों रिएक्टेंट्स के कॉन्सेंट्रेशंस को हम कंसीडर करते हैं तो सेकंड ऑर्डर हो जाएगा, बट इट इज ऑब्जर्व दैट दिस रिएक्शंस फॉलो द फर्स्ट ऑर्डर। ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ पर जो हम वाटर ले रहे हैं, ठीक है, इसको हम एक्वस मिथाइल एसीटेट को वाटर के साथ रिएक्ट कर रहे हैं कि अगर, तो यहाँ पर अगर मान लो कि वाटर अगर एक्सेस ऑफ अमाउंट में है, मतलब इफ the concentration of water is in excess of amount, water का अगर concentration या amount अगर हम excess of लेते हैं तो क्या होगा इससे कि कुछ molecules water से यहाँ पर मिथाइल एसीटेट के साथ रिएक्ट होकर प्रोडक्ट देंगे, लेकिन इससे वाटर के concentration पे कुछ खास फर्क नहीं गिरेगा। ठीक है, तो अगर हम वाटर को एक्सेस ऑफ पार्ट में लेते हैं, एक्सेस अमाउंट में लेते हैं, तो concentration of water जो होगा ये कैसे दिखाई देगा? that concentration of water is observed almost constant, ये आपको ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, इतना ऐसा ही दिखाई देगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा अब ये वाटर के कॉन्सेंट्रेशंस पे डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, तो वो डिपेंड किस पे करेगा? दैट डिपेंड्स ओनली ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दैट मिथाइल एसीटेट। ओके, समझ में आ रहा? तो अगर इस H2O का कॉन्सेंट्रेशन हम कांस्टेंट मानते हैं, जैसे कि इसके लिए कोई सिंबल यूज करेंगे K डैश, सो दिस इक्वेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शंस R इक्वल्स टू क्या मिलेगा? K into concentration of that methyl acetate, okay, into K dash। अब ये जो K और K dash है, these both are constant, so K dash into concentration of methyl acetate, okay। ठीक है, अब इस रेट लॉ से क्या समझ में आ रहा है कि रेट ऑफ रिएक्शंस इज ओनली डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ ओनली वन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। एक ही रिएक्टेंट मॉलिक्यूल पर ये रेट ऑफ रिएक्शंस क्या है? डिपेंड्स है। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ ओनली वन रिएक्टेंट, मॉलिक्यूल नहीं बोलेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ ओनली वन रिएक्टेंट। ठीक है, तो इस हिसाब से ये रिएक्शंस क्या हो जाएगी? हेंस इट इज द फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, ये क्या मिलेगा आपको? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस मिलेगा, सो हेंस इट इज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ओके, तो एक्सपेक्टेड क्या रहा था? एक्सपेक्टेड था कि ये हायर ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस हो, लेकिन एक्सपेरिमेंटली क्या ऑब्जर्व होता है कि दिस रिएक्शंस फॉलो द फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, सिर्फ मिथाइल एसीटेट के कंसंट्रेशन पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड कर रहा है। ओके, इट इज नॉट डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। व्हाई? क्योंकि वाटर को हमने क्या लिया यहाँ पर? एक्सेस ऑफ अमाउंट में लिया है। इससे क्या होगा कि वाटर का रिएक्शंस होने के बावजूद भी इसका जो कंसंट्रेशन है H2O का, ये कुछ खास डिक्रीज नहीं होगा या कम नहीं होगा, ये ऑलमोस्ट क्या माना जाएगा? कांस्टेंट। ओके, सो दैट्स व्हाई दिस रिएक्शंस फॉलो द फर्स्ट ऑर्डर।
ओके, ऐसे रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब देखो नेक्स्ट पार्ट है अपना इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शंस पे कैटलिस्ट का क्या इफेक्ट होता है। एक्चुअली कैटलिस्ट का रोल क्या होता है कि वो रेट ऑफ रिएक्शंस को बढ़ाता है, इंक्रीज करता है। ठीक है, सो रेट ऑफ रिएक्शंस इंक्रीजेस इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट जो कि रिएक्ट नहीं होगा, ठीक है, रिएक्शंस होगी वो रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल्स के बीच में होगी, कैटलिस्ट उसमें इन्वॉल्व नहीं होगा। लेकिन कैटलिस्ट क्या करता है, एक पाथवे प्रोवाइड करता है रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को, जिससे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स कम से कम एनर्जी में प्रोडक्ट को फॉर्म करते हैं। रिएक्शंस का रेट जो है वो इंक्रीज होता है बिकॉज ऑफ कैटलिस्ट। ठीक है, सो कैटलिस्ट प्रोवाइड द पाथवे और अल्टरनेट पाथ, ठीक है, फॉर द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल टू रिएक्ट, ठीक है, विद each other fastly and gives the product। ठीक है, तो कम से कम एनर्जी में भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जो प्रोडक्ट को फॉर्म करते हैं और रिएक्शंस का रेट जो है वो इंक्रीज होता है बिकॉज ऑफ कैटलिस्ट। ये कैटलिस्ट का मेन रोल प्ले होता है। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पर रिएक्शन दी है, पोटेशियम क्लोराइड को अगर हम ऑक्सीडाइज करते हैं बट इन प्रेजेंस ऑफ मैंगनीज ऑक्साइड, ठीक है, जो कि अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करेगा, तो इन प्रेजेंस ऑफ मैंगनीज ऑक्साइड इफ पोटेशियम क्लोराइड ऑक्सीडाइज इट गिव्स द पोटेशियम क्लोराइड। अब ये रिएक्शंस अगर देखा जाए मैंगनीज ऑक्साइड्स के प्रेजेंस में अगर हो रहा है, कैटलिस्ट के प्रेजेंस में हो रहा है, तो ये रिएक्शन फास्ट होगा, क्योंकि ये कैटलिस्ट क्या करेगा, रेट ऑफ रिएक्शंस को बढ़ाएगा। लेकिन अगर यही रिएक्शंस हम मैंगनीज ऑक्साइड के एब्सेंस में अगर करते हैं तो रिएक्शन जो होगी वो स्लो होगी। ठीक है, या रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा वो स्लो होगा। कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शंस को क्या करता है, बढ़ाता है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल, अगर हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड का अगर डिकम्पोजिशन देखते हैं इन प्रेजेंस ऑफ आयोडाइड आयन, तो ये फास्ट डिकम्पोज होती हुई दिखाई देगा। ठीक है, किसमें, वाटर और ऑक्सीजन में। सो हाइड्रोजन पेरोक्साइड डिकम्पोजेस फास्ट इन प्रेजेंस ऑफ आयोडाइड आयन, तो यानी ये क्या कर रहा है, कैटलिस्ट का काम कर रहा है, यानी रेट ऑफ रिएक्शंस को क्या हो रहा है, बढ़ा रहा है। ओके, तो इन एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट मान लेते हैं कि इसका एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो कितना है, 76 किलोजूल पर मोल है। मतलब इन एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को एक्टिवेट होने के लिए, प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए एनर्जी ज्यादा लगती है, बट इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट वही एनर्जी रिक्वायर्ड कितनी हो जाती है यहाँ पर, 57 किलोजूल पर मोल। ठीक है, तो यानी कैटलिस्ट एक तरीके से क्या करता है कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को फास्टली एक दूसरे से रिएक्ट कराता है और प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशंस कराता है, मतलब रेट ऑफ रिएक्शंस को बढ़ाता है। ठीक है, अब ये जो पहला ग्राफ है ये पोटेंशियल एनर्जी बैरियर का ग्राफ है। इस पोटेंशियल एनर्जी बैरियर में देखो क्या दिखाई दे रहा है कि ये जो फर्स्ट ग्राफ है, ठीक है, ये जो ग्राफ दिखाई दे रहा है ये किसके लिए, इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। अगर कोई केमिकल रिएक्शंस हम प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट में कर रहे हैं, जैसे कि इनमें से कोई भी रिएक्शन लेते हैं, तो अगर मान लो ये रिएक्शन हम ले रहे हैं, तो इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट क्या दिखाई देगा कि कम से कम एनर्जी में रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जो है वो एक्टिवेट हो गया और प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे। मतलब उनके लिए एक्टिवेशन एनर्जी जो लगेगी वो कम लगेगी। ठीक है, तो इनका जो पोटेंशियल बैरियर रहेगा, पोटेंशियल एनर्जी बैरियर रहेगा इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट इज लोअर देन द पोटेंशियल एनर्जी बैरियर इन एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट के प्रेजेंस में पोटेंशियल एनर्जी बैरियर कम रहेगा, जबकि एब्सेंस में यही पोटेंशियल एनर्जी बैरियर क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। मतलब अगर कैटलिस्ट प्रेजेंट नहीं है तो हमें मोर एंड मोर एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है, सो मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू convert that reactant molecule into the product, but in presence of catalyst the lower energy is required। ठीक है, दूसरा ये होता है कि ये जो सेकंड ग्राफ दिख रहा है इसमें क्या है कि अगर हम कैटलिस्ट का प्रेजेंस लेके अगर रिएक्शंस कराते हैं, ठीक है, इफ दैट केमिकल रिएक्शंस इज कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, तो व्हाट हैपन, क्या होता है कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को क्या करेंगे, एक्टिवेट करेंगे या उनसे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करवाएंगे फास्टली। ठीक है, यानी मान लेते कि n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिएक्टेंट्स के हैं, उसमें से कुछ मॉलिक्यूल एक्टिवेट हो रहे हैं और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो इसको हम बोलेंगे फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल। यानी आउट ऑफ n में से dn इतने मॉलिक्यूल एक्टिवेट होके प्रोडक्ट का क्या कर रहे हैं, फॉर्मेशन कर रहे हैं, ये हो गया फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल। इसी को बढ़ाता है कैटलिस्ट। ठीक है, कि कैटलिस्ट के प्रेजेंस में टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल में से
एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल जो है ये बढ़ाता है, नंबर ऑफ एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल इंक्रीजेस इफ देयर इज द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। अगर वहां पर कैटलिस्ट प्रेजेंस है तो ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जो है ये आपको क्या मिलेगा, ज्यादा मिलेगा, ठीक है। एंड दिस फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स इज लोअर इन एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट के एब्सेंस में ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जो है कम रहेंगे, बट कैटलिस्ट के प्रेजेंस में ये जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल है यानी टोटल मॉलिक्यूल्स में से जो मॉलिक्यूल एक्टिवेट होके रिएक्ट होके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं वो मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, नंबर से ज्यादा रहेंगे, उनका फ्रैक्शन जो होगा वो ज्यादा रहेगा, किसमें, इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट में। तो कैटलिस्ट एक रेट ऑफ रिएक्शंस को बढ़ाता है, कैटलिस्ट लोअर एनर्जी ऑफ एक्टिवेशंस, मतलब कैटलिस्ट की वजह से रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को कम से कम एनर्जी की जरूरत पड़ती है एक्टिवेट होने के लिए और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करने के लिए, तो एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है या पोटेंशियल एनर्जी बैरियर को भी कम करता है, कौन, कैटलिस्ट, ठीक है, कम से कम एनर्जी में रिएक्शंस हो जाएगी। और दूसरा, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में से जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिएक्ट होने हैं और उनका प्रोडक्ट में कन्वर्शन होना है उन फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स को ये बढ़ाता है, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल जो है वो रिएक्ट होंगे और प्रोडक्ट में उनका फॉर्मेशन होगा, ठीक है। सो ये एक्चुअली कैटलिस्ट का एक रोल प्ले होता है। सो इसी को बोलेंगे इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। समझ में आया? तो यहाँ तक केमिकल काइनेटिक्स का जो पोर्शन अभी आपको है, ठीक है, एग्जाम में, वहां तक ये कंप्लीट हो जाता है। अब नेक्स्ट क्लास से हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है बेटा, चलो, थैंक यू।